Hello everyone, hope you all are doing well. Today is our day 11 of means answer writing. So today we are going to discuss two questions of means answer writing. One is of J.S. Mill and second one of economics topic inflation. Let's start. J.S. Mill was a British philosopher, economist and political thinker. You have to attempt the question in the same manner as shown in the video. ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर थे. इनके फादर का नाम जेम्स मिल था और ये जेरेमी बेंथम के डिसिपल रहे हैं. बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म से. जेएस मिल लिबरलिज्म को सपोर्ट किया करते थे, इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट किया करते थे, यूटिलिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया करते थे, बट ही मॉडिफाइड यूटिलिटेरियनिज्म एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग. There are certain famous works of J.S. Mill like On Liberty, Utilitarianism, The Subjection of the Women. In his book On Liberty, he discussed about the liberalism. In utilitarianism, he gave his concept of utility, and in Subjection of Women, he gave his concept of gender equality. Let's discuss utilitarianism. As per Jeremy Bentham, utilitarianism is the greatest happiness of the greatest number. Is it clear? लास्ट वीडियो में भी हम जेरेमी बेंथम को डिस्कस किया है कि जेरेमी बेंथम कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर होना चाहिए. उनका मानना था कि हर इंसान खुशी चाहता है और दुख को कम करता है. जेरेमी बेंथम ये कहते थे. लेकिन मिल कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर होना चाहिए. नहीं, हैप्पीनेस भी ज्यादा होनी चाहिए. लाइक इंसान को अंदर से खुशी मिलनी चाहिए, अंदर से सुकून मिलना चाहिए. जब भी सोसाइटी का क्या होगा, वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा. तो बैंथम कॉन्सेंट्रेट करते थे क्वांटिटी पे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर होना चाहिए. लेकिन मिल कहते थे ठीक है आप वेलफेयर कीजिए, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. वे कहते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, इट इज ओके टू बी अ ह्यूमन डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड. उन्होंने कहा है, जैसे जेरेमी बेंथम कहते थे कि पुष्पिन खेलना भी उतना ही अच्छा है जितना पोएट्री पढ़ना. लेकिन जेम्स मिल कहते हैं नहीं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. प्लेजर दो टाइप के होते हैं, एक हायर प्लेजर और एक लोअर प्लेजर. हायर प्लेजर मतलब जैसे कि रीडिंग, थिंकिंग, आर्टिस्ट, जो भी पर्सन होते हैं, ये कैसा प्लेजर गेन कर रहे हैं, हायर लेवल का. लेकिन जैसे फूड, कंफर्ट, ये पुशपिन, गैम्बलिंग, अल्कोहल कंजप्शन, इनमें जो इन्वॉल्व होते हैं उनका प्लेजर कैसा होता है, लोअर प्लेजर होता है. तो उनका एक स्टेटमेंट है, बेटर टू बी सोक्रेट डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड. अगर आप ये मेंशन करेंगे तो आपको काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर. मिल लिबर्टी को सपोर्ट करते थे. मिल का जो टाइम पीरियड है वो ऐसा टाइम पीरियड है उनमें ट्रांजिशन देखा गया है नेगेटिव लिबरलिज्म से पॉजिटिव लिबरलिज्म के तरफ. मिल पहले कहते थे कि गवर्नमेंट को कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. उन्होंने कह दिया दो टाइप के एक्शन है, सेल्फ अफेक्टेड एंड अदर्स अफेक्टेड. तो ये कहते हैं जो सेल्फ अफेक्टेड एक्शन है उसमें कोई गवर्नमेंट का रोल होना ही नहीं चाहिए. लेकिन फिर बाद में कह देते हैं जो अदर्स रिगार्डिंग एक्शन है, जो लोग दूसरे लोग को अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंटरफेरेंस करती है. तो इसका मतलब क्या है, वे पॉजिटिव लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं. फिर बाद में भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में भी अलाउ कर देता है कि कोई इंसान है वो अपनी ही जान को खतरा पहुंचा रहा है, तो उसमें भी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है. तो इस तरीके से जो लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए जेएस मिल के अकॉर्डिंग, तो वे पहले नेगेटिव लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में उनका जो ट्रांजिशन देखा गया है वो पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ देखा गया है. तो कहते हैं लिबर्टी तो बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान के डेवलपमेंट के लिए भी और सोसाइटी के. अगर हम सोसाइटी को सप्रेस करके रखेंगे तो ग्रोथ नहीं हो सकती. जैसे कि इसमें चाइना का एग्जाम्पल आता है कि चाइना बहुत बड़ी इकॉनमी है लेकिन वो ग्रेट नेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे सोशलिज्म चलता है, वहां पे लोगों के पास लिबर्टी नहीं है. जब लिबर्टी नहीं होगी तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी ग्रोथ की. तो यहां पर चाइना एक ग्रेट नेशन नहीं कहलाती. तो उन्होंने कहा है थॉट्स की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, एक्शन की, एसोसिएशन की. हालांकि ये किसी दूसरे को अफेक्ट ना करे, दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन इन चीजों से वे कहते हैं कि चीजों को एक्सप्रेस करना, अपने थॉट को एक्सप्रेस करना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. क्योंकि कई बार जो माइनॉरिटी होती है उसकी बात में भी इतने ज्यादा फैक्ट होता है. जरूरी नहीं कि जो 99 लोग कह रहे हैं, 99 लोग कह रहे हैं वही बात सही है. कई बार जो एक इंसान कहता है वो बात भी सही होती है. तो जब तक वो एक आदमी अपनी बात नहीं रखे, उसके पास फ्रीडम ही नहीं होगी, कैसे पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है. फिर तो जो पार्शियली ट्रू है हम उसी को ही ट्रू मानते जाएंगे. फिर यहाँ प्रिंसिपल कह देते हैं कि दो टाइप के एक्शन है, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर्स रिगार्डिंग. तो सेल्फ रिगार्डिंग में गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदर रिगार्डिंग में वो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है. तो इस वजह से हम इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि भाई आप जैसे अर्न्स्ट बार्कर करते हैं वो क्रिटिसाइज कि आप तो प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी हैं, तो इस वजह से क्रिटिसाइज भी किया गया है.
डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी, ये डेमोक्रेसी सपोर्ट किया करते थे क्योंकि इनका मानना था जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो ज्यादा अकाउंटेबल है, लेकिन वो डेमोक्रेसी पे भी बाउंडेशन लगाते, लाइक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल की भी तहस नहस कर देते हैं। वे कहते हैं कि प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए, जो ज्यादा आदमी ज्यादा योग्य है, जिसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसके पास वोटिंग पावर भी ज्यादा होनी चाहिए, जबकि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे भी इनको CLY पर क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एक रिलेक्टेंट डेमोक्रेट है। इकोनॉमिक व्यू में ये प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो अनअर्न्ड लैंड है या अनअर्न्ड मनी है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए और टैक्स से लोगों का वेलफेयर करना चाहिए। ये एक फेमिनिस्ट राइटर भी है क्योंकि ये अपनी वाइफ हैरियट मिल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इनका मानना था कि विमेन और मेन दोनों ही इक्वल हैं, जेंडर के बेसिस पर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट सब्जेक्शन ऑफ विमेन में दिया है। उन्होंने एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी लिया है इसमें। वे कहते हैं जो स्पार्टन विमेन थी वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, जो पास्ट से ही कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। तो मतलब ये क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर रोल प्रिजुडाइज है, ये क्या है, ये सोसाइटी के क्रिएट किए हुए हैं। तो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो इनका क्रिटिसिज्म है कि इनकी लिबर्टी बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट है, एक बहुत ज्यादा आइडियलिज्म दिखता है इनके वर्क में। यूटिलिटेरियनिज्म का इन्होंने इतना ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म में मेन होता है प्लेजर, लेकिन उन्होंने इसमें हैप्पीनेस डाल दी, तो इसकी वजह से पूरा ही यूटिलिटेरियनिज्म का जो फाउंडेशन था वो सब खराब हो जाता है। ये प्लूरल वोटिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं जिससे कि ये रिलेक्टेंट डेमोक्रेट कहलाते हैं। एग्जाम में मिल और बैंथम के बीच में कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है, तो लेट्स सी। बैंथम के अकॉर्डिंग प्लेजर क्वांटिटेटिव है, लेकिन मिल के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव है। ये अप्रोच कैसे यूज करता है, मैकेनिकल और मिल मोरल। इनके लिए लिबर्टी, बैंथम लिबर्टी पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, इंडिविजुअल पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। लाइक उनके अकॉर्डिंग बस सबको खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअलिज्म, लाइक हर बंदा क्या चाहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट अगर कुछ कर भी रही है ना, तो उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी देखनी है। इनका व्यू काफी ज्यादा सिंपल था, लेकिन मिल ने अपने व्यूज को काफी ज्यादा अच्छा रिफाइंड प्रेजेंट किया। तो मिल का जो यूटिलिटेरियनिज्म वो काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूव है। उन्होंने ज्यादा इंडिविजुअल पे कॉन्सेंट्रेट किया है और लोगों को ज्यादा फ्रीडम देने की बात कही है। तो यहाँ पे हमारा जेएस मिल कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, इन्फ्लेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में एकदम बढ़ जाना, मतलब महंगाई हो जाना। मतलब कि मैं पहले कुछ मार्केट में रुपए लेके जाती थी तो मेरा उसमें सामान काफी सारा आ जाता था, लेकिन आज जब मैं सेम मनी लेके जाती हूँ तो मैं उसमें थोड़ा ही सामान लेके आ पाती। जैसे हमारे बड़े लोग जाते थे तो पहले वो पूरा थैला भर के सामान लेके आते थे, लेकिन अगर अब हम जाएं तो उसी सेम मनी में अब थोड़ा सा ही सामान आता है, थोड़े से हैंडबैग में सामान आ जाता है। तो जो सस्टेन्ड राइज है जनरल प्राइस लेवल में, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। और हमारी परचेसिंग पावर में क्या जाती है, घटाई। मतलब हमारी अर्निंग में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन हमारे खर्चे बढ़ गए, क्योंकि क्या हो गया, सामान महंगे हो गए। तो अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो पहले मैं 100 रुपए में 5 सामान ला पाती, तो आज 100 रुपए में 3 ही सामान लेके आ पाती हूँ। अब इन्फ्लेशन कुछ टाइप, सबसे पहले डिमांड पुल, मतलब सामान की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई घट गई, तो ऑब्वियस है जब इनवर्स रिलेशन क्रिएट होगा तो प्राइसेस राइज हो जाएंगे। सेकंड कॉस्ट पुश, कि मतलब क्या है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया। पहले एक बिस्किट बनाने के लिए जो आटा आता था वो सस्ता आता था, अब आटा महंगा हो गया। जब आटा महंगा होगा तो बिस्किट भी महंगे हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं कॉस्ट पुश। नेक्स्ट वन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब जब हम बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिवैल्यूएट होती जा रही है, डेप्रिशिएट होती जा रही है। जब हमारी डॉलर के बदले हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो इंपोर्ट कैसे होगा, महंगा होगा। जब इंपोर्ट महंगा होगा तो क्या होगा, हमारी कंट्री में आके महंगाई बढ़ेगी। रेट के बेसिस पर अगर हम देखें, सबसे पहले होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब साल में 2 से 3% की महंगाई होना। ये हार्मफुल नहीं है, ये अच्छी है। वॉकिंग इन्फ्लेशन 3 to 10%, ये थोड़ी सी महंगाई है। गैलोपिंग 10 to 1000%, ये हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करती है। और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब 1000 से भी ऊपर, इससे हमारी जो मनी है उसकी वैल्यू बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, वर्थलेस हो जाती है। हम कुछ ही पैसे लेके जाएं, मार्केट में कुछ आने वाला नहीं है। कुछ इसमें जैसे स्टैगफ्लेशन, मतलब महंगाई भी है, लोगों के पास रोजगार भी नहीं है और बाजार में मंदा भी चल रहा है, तो इसमें ऐसी सिचुएशन हो जाती है कहीं पर भी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पा रही। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब सब एरिया में महंगाई, चाहे वो खाने का सामान हो, फ्यूल हो, सब चीज महंगे हो रखे हैं। और कोर इन्फ्लेशन में खाना और फ्यूल अगर हम हटा दें तो इसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। अब महंगाई से होगा क्या, परचेसिंग पावर घट जाएगी, हम कम सामान खरीद पाएंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, मतलब हमें अगर एक दिन में पहले हम 100 रुपए खर्च करते थे, अब आज में क्या करना पड़ेगा, एक दिन में 300 रुपए खर्च कर रहे हैं, 400 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या हो गया, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। सेविंग्स कम हो जाएंगी, क्योंकि अब हम, मान लो मैं 10,000 रुपए कमाती थी, पहले 5,000 रुपए खर्च कर देती, लेकिन अब क्या हो रहा है, 8,000 में मेरा घर का खर्चा चल रहा है, तो मेरी सेविंग्स कम हो गई।
बिजनेस इंपैक्ट होगा। जब महंगाई कंटिन्यूसली बढ़ती है, चीजों की प्राइस बढ़ती है, तो बिजनेसमैन भी समझ नहीं पाता कि उसे आगे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लाइक किस तरीके से प्रोडक्शन करे। तो यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट पे भी, बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। इनकम इनक्वालिटी आएगी, रिच और पुअर होता चला जाएगा। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? आरबीआई करती है बहुत मेजर्स लेती है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, बैंक रेट, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट भी फिस्कल पॉलिसी करती है जिसके टैक्स ज्यादा लेने लग जाती है लोगों से ताकि लोगों के पास पैसा कम रहे। गवर्नमेंट के खर्चे कम कर देती है। जब गवर्नमेंट के खर्चे कम हो जाएंगे, लोगों को स्कीम्स वगैरह में पैसे नहीं मिलेंगे, तो लोग क्या करेंगे? पैसा नहीं होगा तो कम खर्च करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? प्रोडक्शन बढ़ा दो, डिमांड के साथ सप्लाई भी बढ़ा दो। ठीक है, जो होर्डिंग है, मतलब लोग सामान को इकट्ठा करके रख लेते हैं फिर बाद में महंगे प्राइसेस में निकालते हैं, वो खत्म कराओ। सप्लाई चेन जो गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक है उन्हें रिलीज करो। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। दो तरीके हैं जिससे हम इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इनके प्राइसेस में ये कुछ लिस्ट होती है, इनमें प्रोडक्ट होता है, अगर इनके प्राइसेस में देखा जाता है कि राइज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो यहाँ से मेजर किया जाता है कि हाँ इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर है। WPI में हम होलसेल प्राइस कंसिडर करते हैं और CPI में हम रिटेल प्राइस कंसिडर करते हैं। कंक्लूजन क्या है? मॉडरेट इन्फ्लेशन अच्छी है। आरबीआई भी कहते हैं 2 to 6% की इन्फ्लेशन कंट्री के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी तो उससे हमारी जो मनी है वो बिल्कुल ही वर्थलेस हो जाएगी। तो कंट्रोल इन्फ्लेशन सपोर्ट कराएगा इकोनॉमी को, लेकिन अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद भी हो जाती है। तो दैट्स फॉर टुडेज क्लास। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं ये सेम वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर सारी कंप्लीट हो जाता है। हम पुरानी वीडियो सब डिस्कस कर चुके हैं, सबके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं, तो आप सब पुरानी वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोमेट्स अपनी स्टडीज़ को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के पढ़ सकें। ओके, थैंक यू।